आज है 5 सितंबर 2020। 5 सितंबर 2020 शनिवार का दिन है, सैटरडे है और कल है संडे। जब आप इस वीडियो को देखेंगे और जब तक आप इसको देख रहे होंगे उस वक्त मैं पहुंच चुका होऊंगा यूरोप में। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस यात्रा के लिए। 1 साल हो गया जनाब। मेरे पासपोर्ट पे जो लास्ट एग्जिट स्टैंप लगी थी ना, वो लगी थी किर्गिस्तान का ट्रिप जब शुरू हुआ था। सितंबर का फर्स्ट वीक था जब मैं किर्गिस्तान के लिए निकला था इंडिया से। उसके बाद से मेरे पासपोर्ट में कोई स्टैंप नहीं लगी, अब लगने जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सच में मैं यूरोप में होऊंगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूरोप की किसी कंट्री में किसी पीआर होना चाहिए तभी आप बाहर जा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा गलत हैं, क्योंकि मेरे पास किसी कंट्री का कोई पीआर नहीं है। मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, और आप भी कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात, जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर आपको, वो बेशक यूरोपियन कंट्री है, पर आपको वीज़ा की ही ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी बातें, क्या प्रोसेस, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, कोविड को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीज़ें करनी हैं, फ़्लाइट्स कौन कौन सी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज के वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल फ्राइडे को मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज़ शेयर की थी और बहुत इमोशनल था। मैं जब पैकिंग कर रहा था बैग की, तो मैंने बैग्स निकाले अपने, जहाँ जहाँ बंद रहती हैं चीज़ें वो सब निकालनी शुरू की। पुराने ट्रिप्स की कुछ चीज़ें निकल कर आई उस बैग में से, और मैं बड़ा इमोशनल हो गया कि कितना लंबा वक्त बीत गया है। ख़ास तौर पे तब मैं जब जॉब कर रहा था, परमानेंट जॉब में, एक रेगुलर जॉब में था, उस वक्त मैं साल में 3-4 ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स मार लिया करता था। और ये जैसी जॉब छोड़ी, मतलब कहीं घूमने नहीं जा सका। ये क्या हो गया था। खैर, मौका मिल गया है, यात्रा शुरू हो रही है। इनफैक्ट कल संडे को जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे मैं शायद पहुंच चुका होऊंगा यूरोप में। बार बार मैं श्योरिटी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी भी पक्का नहीं है कि मैं सच में पहुंच भी पाऊंगा यूरोप या नहीं, क्योंकि अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने अपनी तरीके से बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे एयरलाइन से बात करी, बहुत सारी एम्बेसीज़, बहुत सारे अथॉरिटीज़, बहुत सारे लोगों से बात की, एयरलाइंस में अपने स्टाफ, अपने दोस्तों से बात की। लेकिन उसके बावजूद मेरे पास रिटन में कॉन्फर्मेशन है, सभी लोगों के पास है। लेकिन मुझे लगता है जब तक कि मैं यूरोप नहीं पहुंच जाता हूं तब तक मुझे लगता है कि मैं जो भी मेरी सारी प्लानिंग थी ये सक्सेसफुल नहीं हुई है। खैर, पहेलियाँ नहीं बुझाता हूँ। मैं जा रहा हूँ सर्बिया। एक ऐसी कंट्री है यूरोप में जहाँ पर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, यानी इंडियन नेशनल्स। अगर आप इंडियन हैं तो आपको उस कंट्री की वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। 30 दिनों के लिए आप उस कंट्री में जा सकते हैं घूमने के लिए। और बहुत सारी बातें हैं इस कंट्री के बारे में, इस वीज़ा के बारे में। ये सारी की सारी बातें मैं करूँगा अगले वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त ट्रैवल कैसे कर रहा हूँ। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कुछ टाइम पहले, जहाँ मैं बात कर रहा था अपने बहुत ही अजीज़ दोस्त शुभम से। शुभम को अगर आप नहीं जानते हैं तो जनाब की उम्र करीब 20 साल है और उनका यूट्यूब चैनल है। मैं नाम ज़रूर उसका शेयर करूँगा, ज़रूर देखें आप। सिर्फ 20 साल की उम्र में भाई साहब दुनिया भर में घूम रहे हैं, और कोविड के टाइम पर भी वो जनाब बाहर ही रहे। तो वो इस वक्त हैं सर्बिया में, और हम मिलेंगे संडे को। कल मैं मिलने वाला हूँ शुभम को। मैंने कहा था हम मिलेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे फिर से मिलकर। तो शुभम ने बताया। तो इससे पहले मैंने 2018 अप्रैल में ये बात शेयर की थी अपने फेसबुक ग्रुप में। एक पोस्ट शेयर की थी कि सर्बिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल शुरू कर दिया है। तो जो ग्रुप में मेंबर थे टूरिस्ट हेल्पलाइन पर, उन सबको पता है ये बात, और जो नहीं थे वो शायद मिस कर गए होंगे, आपको किसी और सोर्स से पता चला होगा, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। तो शुभम इस तरीके से वहाँ पहुँचे। अब मुझे ये तो पता था कि शुभम वहाँ पर हैं तो क्यों नहीं मैं भी ट्रैवल करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो पहुँचे थे अज़रबैजान से। शुभम करीब 1.5-2 साल पहले उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इस वक्त इंडिया से कैसे बाहर जाएं। तो अब मैंने वो सॉर्ट आउट कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कर लिया है। जब तक ये वीडियो बना रहा था तब तक मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैंने कर लिया है। जब तक मैं पहुँचूंगा नहीं ना, तब तक भरोसा नहीं होगा कि मैं कर चुका हूँ। क्या क्या चैलेंजेस थे वो मैं आपको सब अभी शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं इंडिया से, वो सिर्फ कुछ ही देशों के लिए होती हैं, और उसमें भी ज़्यादातर क्योंकि कमर्शियल फ़्लाइट्स नहीं हैं। ये जो नॉर्मल जो फ़्लाइट्स होती थी वो नहीं है, ये रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स हैं, स्पेशल फ़्लाइट्स हैं। ये मोटे तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो फंस गए हैं इधर उधर, तो ये उनको लाने ले जाने का काम कर रही हैं। लेकिन इनमें से कुछ कंट्रीज़ ने
टूरिज़्म के लिए भी लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं कि आप आ जाओ हमारे यहाँ पर। उनमें से एक है सर्बिया। तो पहला पॉइंट तो ये कि सर्बिया इस वक्त भी टूरिज़्म के लिए खुला है। दूसरा पॉइंट ये कि वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। अब सवाल ये है कि हम पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि सर्बिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती है। मैं पहुँच रहा हूँ वाया दुबई। दुबई इसलिए चुना क्योंकि इस वक्त इंडिया से जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, यूके, ये भी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ के लिए फ़्लाइट्स आज भी अवेलेबल हैं। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज़ अभी भी फ़्लाइट शुरू नहीं हुई हैं कमर्शियल फ़्लाइट्स टूरिज़्म के लिए। लेकिन यहाँ से मतलब इन कंट्रीज़ के लिए जो मैंने अभी बताई हैं आपको, यूएसए, यूके, कनाडा, यूएई, जर्मनी और फ्रांस, इनमें से यूएई तो बिल्कुल ही आपके पास अगर टूरिस्ट वीज़ा है तो आपको बुला रहा है, आप आ जाओ, घूमो वहाँ पर। कुछ कंडीशंस हैं। अब सवाल ये था कि मुझे तो जाना है सर्बिया। तो सर्बिया दरअसल, अब मैं आपको बताता हूँ यूएई की इम्पॉर्टेंस क्या है। यहाँ से यूएई जाने के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एमिरेट्स, ये फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं। आज 5 सितंबर तक ये ऑपरेट कर रहे हैं। धीरे धीरे और एयरलाइंस भी इसमें जुड़ जाएंगी। एक बार आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो यूएई क्योंकि टूरिज़्म के लिए खुल गया है, तो दुनिया भर के लिए फ़्लाइट्स आपको मिल जाएंगी यूएई से। यूएई मतलब सिर्फ दुबई नहीं है, आप जानते हैं उसमें अबू धाबी और शारजा और बहुत सारी और भी एमिरेट्स हैं। जब मैंने चेक किया तो दुबई के लिए मुझे फ़्लाइट्स मिल रही थी 7,000 के आसपास में मुझे मिल रही थी। तो मैंने करीब 1 सितंबर के आसपास से मैंने टिकट्स देखनी शुरू की थी। तो अब सवाल ये था कि दुबई क्योंकि मेरे को घूमने नहीं जाना है, टूरिस्ट वीज़ा मेरे को नहीं चाहिए। और टूरिस्ट वीज़ा इस वक्त यूएई का टूरिस्ट वीज़ा लेना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि यूएई का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आसानी से मिलता नहीं है, वो एम्बेसी से नहीं मिलता, आपको इसके लिए ट्रैवल एजेंसीज़ में जाना पड़ता है। क्यों ऐसा सिस्टम है ये मुझे नहीं पता है। बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो प्राइवेट हैं, मेक माई ट्रिप, अकबर ट्रैवल्स और अलग अलग तरह की एजेंसीज़ हैं, मुसाफिर वगैरह वगैरह, जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन सभी लोगों ने इस वक्त पता नहीं वीज़ा की जो फ़ी है उसमें अनाप शनाप है या सच में जायज़ है, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैंने जब पता किया कि चलो वीज़ा ही ले लेता हूँ मैं दुबई का ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, तो पता लगा कि आपको सिर्फ वीज़ा ही नहीं, आपको इसमें कोविड का हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, और ये कुल मिलाकर 15-15 हज़ार रुपये, मतलब इतना तो महंगा। क्योंकि मेरे को दुबई तो जाना ही नहीं है घूमने के लिए। मैं इससे पहले भी दुबई और अबू धाबी से ट्रांजिट कर चुका हूँ। ट्रांजिट मतलब उस एयरपोर्ट पे पहुँचा और बिना बाहर निकले वहीं से एक कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके किसी और देश चला गया। तो इस बार भी मुझे वही करना है, जाना है सर्बिया, और यहाँ से दुबई के लिए फ़्लाइट हैं और वहाँ से सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड के लिए सीधी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। तो अब मैंने सबसे पहले तो ऐसी एयरलाइंस ढूंढी जो मुझे एक ही एयरपोर्ट पर पहुंचा दे और वहीं से फ़्लाइट मिल जाए, क्योंकि बाहर निकलने के लिए टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा। अब सवाल ये था कि इस वक्त दुबई में या यूएई में फ्री ट्रांजिट जो था, वीज़ा फ्री ट्रांजिट बेसिकली, बिना वीज़ा के आप जो ट्रांजिट कर सकते हैं, वो कोविड सिचुएशन में अवेलेबल है या नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, मेरे मन में भी आया, और मैंने ये सोचा कि टिकट तभी बुक करूँगा जब मुझे ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, और अगर नहीं तो फिर मुझे वीज़ा लेना पड़ेगा और इतने पैसे क्यों खर्च करूँ। तो खैर मैंने फिर शुरू किया एयरलाइंस को कॉल करना, कस्टमर केयर्स उनके जो इंडिया में सपोर्ट हैं उनको कॉल किया, आउट ऑफ इंडिया किया मैंने कॉल, लेकिन कहीं से भी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर मैंने सोशल मीडिया पे इनको कांटेक्ट करना शुरू किया। मैंने प्रेफरेंस दिया एमिरेट्स को। उसके पीछे एक रीज़न था कि दिल्ली से दुबई और दुबई से सर्बिया के लिए उनकी फ़्लाइट है, तो यानी मेरे को एक ही PNR, क्योंकि एक ही एयरलाइन है, तो मैं अपना जो सामान है, जो चेक इन बैगेज है, वो दिल्ली में देने के बाद सीधा बेलग्रेड सर्बिया में मैं उसको कलेक्ट कर सकता था। दुबई में मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा था। लेकिन एमिरेट्स बता ही नहीं रहा था। मैंने उनको सोशल मीडिया पे पता किया, वो मुझे कंफ्यूजिंग जवाब दे रहे हैं, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एमिरेट्स इस तरीके से क्यों कर रहा है। फिर एमिरेट्स में मेरे कुछ दोस्त हैं जो दुबई एयरपोर्ट पे काम करते हैं, आप में से ही हैं वो दोस्त जो वीडियोस देखते हैं, और इसके मतलब इस तरीके से वो मुझसे मिले थे। मैंने उनकी हेल्प ली, और उन्होंने भी कहा कि यहाँ रोज़ाना वीज़ा फ्री ट्रांजिट हो रहा है, आप भी आ जाओ। लेकिन मैं चाहता था कि दिल्ली की जो एमिरेट्स टीम है वो ये कंफर्म करके दे, नहीं तो मैं यहाँ से बोर्ड ही नहीं कर पाऊँगा फ़्लाइट को, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ से जाने के लिए यूएई का वीज़ा चाहिए। मैं फंस गया, एमिरेट्स जवाब दे नहीं रहा। फिर मैंने सोचा मैं दूसरी एयरलाइंस को कॉल करता हूँ।
फिर मैंने कॉल किया इंडिगो को, मैंने कॉल किया गो एयर को, मैंने कॉल किया स्पाइस जेट को, एयर इंडिया एक्सप्रेस, सभी जगहों से कुछ भी खास जवाब नहीं आया। लेकिन मैं लगा रहा। इस सारी जद्दोजहद में स्पाइस जेट से जवाब आया मेरे पास में, क्योंकि उनका एसएमएस है। तो मैंने इसको रिकॉर्ड में रखा कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो एसएमएस दिखा के अथॉरिटीज़ को बता सकूंगा कि ये ऑफिशियल पर्सन है, ये स्पोक्स पर्सन है स्पाइस जेट के। इन्होंने ये कंफर्म किया है कि मैं ट्रांजिट कर सकता हूँ बिना वीज़ा के दुबई में। इस वजह से मैंने स्पाइस जेट को चुना दिल्ली से दुबई जाने के लिए। आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। पहले तो मैं देख लेता हूँ कि वाकई आज शाम को जब मैं ये फ़्लाइट पकड़ूंगा, रात करीब 1-1:30 बजे की फ़्लाइट है इनकी, संडे को मेरी फ़्लाइट होगी, आज सैटरडे है। तो अगर सच में मेरे को ये बोर्ड करने देते हैं, मैं दुबई पहुँच जाता हूँ, तो साबित हो जाएगा कि हाँ, दिल्ली से लोग अलाउ कर रहे हैं बिना यूएई का वीज़ा लिए। अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं, अगर आपके पास में टिकट है दुबई से आगे जाने की, तो आपको अलाउ किया जा रहा है। तो ये साबित होगा जनाब कल, तो आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑफिशियल जो अथॉरिटीज़ हैं स्पाइस जेट की, वहाँ से आया है, इसलिए मैं उन पर भरोसा कर रहा हूँ। अब एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, सामान पीएनआर डिफरेंट होने के केस में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है बैगेज की। अगर आपने चेक इन कर दिया उसको, तो वो बीच में, जैसे मैं दुबई मतलब यूएई जा रहा हूँ, तो वो सामान मेरा बाहर चला जाता, मेरे को इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता, उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती, तो मुझे वो करना पड़ता सामान लाने के लिए, और फिर मैं अंदर आता, तो एक वो बड़ा हैसल था। इसके चक्कर में या तो अपना सामान कम रखें, 7 किलो से कम अलाउ करते हैं कैबिन में ज़्यादातर एयरलाइंस, स्पाइस जेट ने भी ऐसा ही किया। तो इसलिए आज मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने अपना सारा का सारा जो वज़न है, मैं कोशिश करूँगा 3-4 हफ्ते का ट्रिप रखने वाला हूँ, और अगर मौका मिला उस कंट्री से कहीं और आगे जाने का, तो बजाय वापस इंडिया आने के वहीं से कहीं घूमने चला जाऊँगा। लेकिन इतना लंबा ड्यूरेशन है, 7 किलो में मेरे सारे गैजेट्स लेके आना, मतलब कैमराज, उसके ट्राईपॉड्स और बहुत सारी चीज़ें, ये सब 7 किलो में। मैंने ज़रा से कपड़े रखे हैं, ज़्यादातर सामान तो मेरा इसी का है, 2.5 किलो तो बैग का ही वज़न है, तो बहुत कम चीज़, बहुत ही कम लिमिट है। बट कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ मैं, क्या है जुगाड़ वो फ़्लाइट्स को लेकर भी, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो बस आपको ये बताना था कि अगर आप दुबई में ट्रांजिट कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगर आपके पास दुबई का यूएई का वीज़ा नहीं है तो सामान कम रखें जो कैबिन में आ जाए, 7 किलो से कम। साइज़ का भी ख्याल रखें जो अलाउ किया जाता है एयरलाइंस की तरफ से, क्योंकि अब कैबिन में होगा, आप वो बैग लेके बाहर निकलेंगे, दुबई एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, और आपको बोर्डिंग पास लेना होगा। एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, ये जो दुबई वाला जो ट्रांजिट प्रोसेस है ना, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप इसको अगले वीडियो में समझिएगा। अब जो बहुत ज़रूरी बात थी, कुछ लोगों ने जब सवाल किया, जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, तो कुछ दोस्तों के मेरे पास में मैसेजेस आए, जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, उन्होंने कहा फ़्लाइट्स एक्सपेंसिव हैं क्या। तो मैंने, अब असल में क्या था, क्योंकि मैं सिर्फ 3-4 दिन के बाद की ही फ़्लाइट देख रहा था, तो फ़्लाइट थोड़ी एक्सपेंसिव थी। जितना मैंने भरा है, मैं करीब 40,000 रुपये भर रहा हूँ वन वे, यहाँ से बेलग्रेड पहुँचने के लिए। उतने में आप वापस आ सकते हैं नॉर्मल टाइम्स में। इवन कोविड टाइम में भी अगर आप ट्रैवल करें, जैसे कि अक्टूबर में, तो शायद मैंने देखा था 40,000 में आना जाना आप कर सकते हैं दिल्ली से सर्बिया, सर्बिया से दिल्ली। तो एक्सपेंसिव मैं कहूँगा कि नहीं है, अगर आप नॉर्मल टाइम, अगर आप थोड़ा सा टाइम गैप रखते हैं, तो 3-4 दिन पहले ख़रीदेंगे तो यूजुअली भी वो मिला करती थी, अभी भी वो एक्सपेंसिव ही मिल रही है। अब आती है बारी सबसे ज़रूरी, कोविड। सारी की सारी जितने भी एयरलाइंस हैं वो कहती हैं कि कोविड नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको बोर्ड करने दिया जाएगा एयरक्राफ्ट में। अब कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको, अब ये अलग एक समस्या थी कि बहुत सारी लैब्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ मैं जाऊँ कहाँ इनमें से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ICMR जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे अप्रूव्ड लैब्स में ही आपको जाना होगा, और वहीं से जो रिपोर्ट्स होंगी वही एक्सेप्टेड होंगी। कहीं और से आप जो रिपोर्ट लेके आएंगे वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसमें भी ये जो कोविड का जो टेस्ट किया जाता है, वो इसके टेस्ट करने के तरीके, शायद रैपिड टेस्ट भी एक होता है और एक RT-PCR है, उसमें भी सिर्फ जो RT-PCR है वही तरीका एक्सेप्टेबल है। और उसमें भी एक और शर्त है, 90 आपका जो टेस्ट है जिस टाइम वो लिया जा रहा है, उस टाइम से लेकर 96 आवर्स के अंदर आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। यानी अगर दुबई को ज़रूर, जैसे यूएई के रेगुलेशंस के हिसाब से जिस टाइम आप पहुंचते हैं, वहां अराइव होते हैं, उस टाइम से लेकर आपका जो टेस्ट करने का टाइम है, ना कि रिपोर्ट आने का टाइम, टेस्ट करने का टाइम, वो 96 आवर्स होना चाहिए।
रिपोर्ट को आने में क्योंकि 24 घंटे लगते हैं तो और 72 आवर्स ही रह जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जिस वक्त आपका टेस्ट किया जा रहा है तब से आपकी घड़ी शुरू हो जाती है 96 आवर्स की, और वो ख़त्म होती है आपके वहाँ अराइव होने तक। मैंने अपने केस में क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कराया, थोड़ा और लेट किया ताकि मैं बेलग्रेड पहुँच जाऊँ। तो मैंने ये टेस्ट कराया था शायद थर्सडे को, फ्राइडे को मेरी रिपोर्ट आ गई थी, आज सैटरडे को मैं चल रहा हूँ, संडे को मैं बेलग्रेड पहुँच जाऊँगा, यानी कल दोपहर को इस वक्त तक मैं वहाँ पर होऊंगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। बहुत ज़रूर ख्याल रखिएगा 96 आवर्स की ड्यूरेशन का टाइम शुरू होता है आपके टेस्ट लिए जाने से। तो जहाँ पर भी आप पहुँच रहे हैं बेहतर है उस टाइम से 96 आवर्स कैलकुलेट कर लें। अब अगला सवाल कि कोविड जो लैब्स हैं वो कहाँ से पता करेंगे। आप ICMR की वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। आरोग्य सेतु जो ऐप है उसमें आपको आपके आसपास कौन कौन सी अप्रूव्ड लैब्स हैं उसका पता चल जाएगा। मैंने कई सारे हॉस्पिटल्स, कई सारे लैब्स के बारे में पता किया, उनको कॉल किया। उनमें से 1-2 लोगों ने कहा कि हाँ हम आपको 24 घंटे में दे देंगे। बाकी सरकारी तो खैर बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे थे, हालांकि वहाँ फ्री में हो जाता। अब अगर आपके सरकारी कुछ जुगाड़ हैं, हालांकि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जुगाड़ होने चाहिए सरकारी सिस्टम में इलाज करने के लिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर हैं तो आपका ये इलाज फ्री में हो सकता है। कोविड के लिए भी आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, तो मैंने जहाँ पर कराया था वहाँ गाज़ियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल, मैंने वहाँ पर कराया था। तो वहाँ पर भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि इनका कोविड टेस्ट किया जाए। अब प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से लाएंगे, आप चाहें तो किसी भी MBBS डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको लिख कर दे देंगे कि इनका कोविड टेस्ट करना है। तो 500 रुपये उन्होंने चार्ज किए थे डॉक्टर से कंसल्टेशन फ़ी के तौर पर, और रसीद उन्होंने दी थी, और 50 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए लिए थे। तो 2500 रुपये लगे टेस्ट के लिए, और 50 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए, और 500 रुपये डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। तो 3050 रुपये टोटल इस सारे में खर्चा आया। और बाकी यशोदा हॉस्पिटल तक आने जाने में जो खर्च आया वो एक अलग। और दूसरी बात, वहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर जो माहौल था, इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, सबके ऊपर मास्क लगे हुए हैं, वो अपने आप में बड़ा एक डरावना सा था। मुझे लग रहा था कि भले ही मैं अब तक तो बच गया, लेकिन अब हो सकता है कि कोविड का शिकार हो जाऊँ, तो बहुत डरा हुआ था मैं। और टेस्ट जो जिस तरीके से किया जाता है, वो डंडी यहाँ गले में अंदर बहुत अंदर डालते हैं, मेरी हालत ख़राब हो गई थी वो जब हो रहा था, आंसू निकल रहे थे मेरे। यहाँ करने के बाद नाक में डालते हैं बहुत ऊपर तक। तो खैर ये मगर ज़रूरी है, करना ज़रूरी था। 24 घंटे के अंदर मुझे वहाँ से रिपोर्ट मिल गई थी नेगेटिव आई, मैंने आप सबके साथ में शेयर किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक चीज़ और आपको बता दूँ, आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट के अंदर एंटर करने दिया जाएगा, भले ही आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं या आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप पे होना ज़रूरी है। और साथ में ये जो है ना, यू आर सेफ, यानी इसका ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन होगा तभी आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगी। रिपोर्ट मेरे पास में आ चुकी है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास में रखी हुई है, उसकी एक कॉपी, तमाम कागज़ मैंने रख लिए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ट्रैवल इंश्योरेंस इस वक्त बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको मैं सच बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ट्रैवल इंश्योरेंस लेने को लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कैसे था बताता हूँ आपको। ट्रैवल इंश्योरेंस आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रैवलिंग के वक्त। अगर आप किसी भी ऐसी सामान खो गया, आपको चोट लग गई, आप बीमार पड़ गए, आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ और प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस वो कवर करता है। फ़्लाइट्स वगैरह मिस हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर्ड होती है। लेकिन कोविड की वजह से अगर बीमार होते हैं, ये आपका ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करता है या नहीं, ये इस वक्त बहुत ज़रूरी था। और मैं चाहता था कम से कम वो कवर तो हो जाए। और रिस्क तो इसके लिए मैं कोविड कवर कौन कौन सी पॉलिसीज़ करते हैं ये देखने लगा। कितनी सारी कंपनीज़ को मैंने कॉल किया। सबसे पहले मैंने जैसे ICICI लोम्बार्ड को कॉल किया। वहाँ पर तो मतलब इस वक्त पता नहीं क्या हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा। कॉल करो तो कॉल बैक करेंगे, कब करेंगे कोई पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली। तो खैर एक कॉल आई थी मेरे पास ICICI लोम्बार्ड से, और उन्होंने कहा हम आपको कॉल बैक करेंगे, और 2 दिन हो गए। मैंने कई बार कोशिश की, उनसे एक तरीके से पॉलिसी नहीं ले पाया। फिर मैंने पॉलिसी बाज़ार को कॉल किया। मुझे लगा कि क्यों मैं इतनी सारी कंपनीज़ को कॉल करूं, वहाँ कॉल करता हूँ वो बता देंगे। वहाँ पर भी कॉल किया तो उनका भी कहना ये है कि सर इस वक्त कोई भी कंपनी ये तो लिख के नहीं देगी, और ना ही अब ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो उन्होंने फ़ोन पर मुझसे कहा था। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मुझे कोविड जिसमें कवर होता हो वो पॉलिसी आप बताइए। तो उसने कहा सिर्फ एक पॉलिसी है, टाटा AIG। मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने सारे पैसे दिए हैं, पॉलिसी मैंने दी हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी शिकायत है पॉलिसी बाज़ार से, टाटा AIG से। मैंने कहा कि ठीक है मैं AIG ले लूँगा, टाटा AIG ले लूँगा, क्या आप
उससे पहले आप वेबसाइट पे लिख क्यों ही रहे हैं कि कोविड कवर करता है? उसने कहा ये नहीं लिख सकते हैं, कुछ है, ये है, वो है। मैंने कहा ठीक है, जब आप कोटेशन मुझे भेजेंगे तो उसमें लिख के भेज देना, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। जब आप ख़रीद लेंगे तब हम एक कन्फर्मेशन लेटर भेज देंगे। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है, पैसे भर दिए, फिर आप सेल्स का तो काम खत्म हो जाएगा, कस्टमर सपोर्ट के पीछे, सर्विसेज के पीछे हम घूमते रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप भरोसा रखिए, रिकॉर्डेड लाइन है। जो भी था, मतलब मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ख़रीदने से पहले ही आप दिखाओ ना अपनी वेबसाइट पे, जैसे आप दिखाते हैं उसमें कहीं कोविड कवर होता है ये नहीं लिखा हुआ था। मैंने टाटा AIG को सीधा कॉल किया, वहाँ पर भी ये ड्रामा था, वो लोग भी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। मजबूरन मेरे को फिर करीब 2-3 दिन मेरे को इस सारे टू एंड फ्रो कॉल्स करने में लग गए। इस बीच में कोविड टेस्ट चल रहा था, इस बीच में सारी तैयारी थी, बहुत सारे प्रेशर था दिमाग पे, काफ़ी, मतलब ये एक अलग तरह का ट्रिप प्लान किया। मतलब मैं आपको सच बताऊं, अलग बहुत ही इमोशनल उतार चढ़ाव से मैं गुजरा। फाइनली आज फ्लाइट पकड़ने से कुछ घंटे पहले जब मुझे लगा कि कुछ नहीं हो पा रहा है, मैंने वापस पॉलिसी बाज़ार को कॉल किया और मैंने कहा भैया आप दे दो, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है मुझे भरोसा करने के अलावा। और उन्होंने फिर कहा कि ठीक है। तो वही टाटा AIG की मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेके जा रहा हूँ और अब तक इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदे हुए करीब 2 घंटे हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि एक अलग से लेटर आएगा आपको और उसमें लिखा होगा, मतलब पॉलिसी जो कवर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि ये आपका कवरेज है, चोरी हो जाने पर, सामान चोरी हो जाने पर ये कवरेज है, हॉस्पिटलाइजेशन होने पर इतना वैल्यू आपको मिलेगा, ये होने पर, उन चीज़ों में कहीं पर भी कोविड नहीं था। इसके लिए वो कहते थे, उनका कहना था कि अलग से चिट्ठी आएगी जिसको आप दिखा सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत अजीब चीज़ है, ये मैं फ़ीडबैक देना चाहता हूँ, ये मैं शिकायत करना चाहता हूँ सभी इंश्योरेंस कंपनीज से, इंक्लूडिंग पॉलिसी बाज़ार की। यार ये तरीका थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं है। आपकी वेबसाइट में अगर ये लिखा होता तो मेरे दिमाग में ये जो सारा उथल पुथल मची रही, मैं परेशान रहा, ये परेशानी मुझे नहीं होती। ऊपर से जो क्वेश्चन आंसर करने में इतना टाइम वेस्ट हुआ जो आपकी टीम के साथ में, ये नहीं होता। सो प्लीज़ अगर आप सच में आप दे रहे हैं कोविड कवर, मैंने उनको बोला कि आप दे दो, वो देने को तैयार है। उन्होंने कुछ और भेज दिया मेरे को, एक मेल, और उसमें कुछ अजीब सा लीगल, जो हमारी कानूनी भाषा जिस तरीके से होती है ना, उसमें लिख के, मैंने कहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी भाषा में बताओ ना आप, हाँ या ना, कोविड कवर है या नहीं। सर हम ये आपको नहीं दे सकते हैं, जो आपको लिख के भेजा है मेरी कंपनी की पॉलिसी है। खैर पॉलिसी में ले चुका हूँ, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा पॉलिसी बाज़ार के साथ में, टाटा AIG के साथ में और ICICI लोम्बार्ड के साथ में। लेकिन जनाब ये हमारी मजबूरी है इस वक्त, अगर आपको ट्रैवल करना है, मेरा ये मानना है कि ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेके चलिए ज़रूर। तो ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस फ़्लाइट को लेकर, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेकर, कोविड फॉर्मेलिटीज़ को लेकर, और जिस देश में जा रहा हूँ वहाँ की वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ को लेकर। वीज़ा तो वहाँ पर है ही नहीं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये प्लानिंग स्टेज का वीडियो था। अब जो एक्सपीरियंस होगा, स्पाइस जेट कितना सामान मुझे अलाउ कर रहा है, क्योंकि अभी भी मैं आपको बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, कुछ ग्राम सामान ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि मुझे मजबूरन कुछ करना पड़ेगा इसमें जुगाड़, क्योंकि वो जो मेरा कैमरा और ये सारी चीज़ें, इनके बिना मैं नहीं जा सकता हूँ। तो वो मेरे को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या जुगाड़ किया, जिससे कि फ्लाई दुबई भी और स्पाइस जेट भी इन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। अगर अलाउ कर देंगी तो नंबर 1 ये बताऊंगा अगले वीडियो में। दूसरा, ट्रांजिट एक्सपीरियंस दुबई में मेरा कैसा रहा है ये बताने वाला हूँ आपको अगले वीडियो में। और सर्बिया में एयरपोर्ट पर पहुँचते ही, क्योंकि वहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त क्या माहौल है, इंडियंस को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि शुभम ने मुझे बताया था कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, उनको काफ़ी घंटे बिठाए रखा था। मेरे साथ कैसा होगा ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। फ़िलहाल मेरे इस एक्सपीरियंस के आधार पे मुझे पूरी उम्मीद है, अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एज़ ऑन 5 सितंबर बहुत सारी कंट्रीज़ ओपन नहीं है टूरिज़्म के लिए। USA ओपन है, कनाडा ओपन है, कुछ शर्त हैं उनकी, लेकिन UAE थोड़ा ज़्यादा ओपन है। बहुत सारी चीज़ें, अगर आपके मन में सवाल, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट में, नीचे कमेंट्स में आप अपना सवाल रख सकते हैं और थोड़ा सा इसको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका सवाल ऑलरेडी किसी ने पूछा हुआ है ना, आप सिर्फ उसको जाके लाइक कर दो। बहुत सारे जब कमेंट्स आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो आपका सवाल नीचे दब जाए। जो मोस्ट लाइक्ड कमेंट्स होते हैं वो सबसे ऊपर आते हैं, तो मुझे उन्हीं में आपका कमेंट नज़र आ जाएगा। तो अगर आपका सवाल पहले ही पूछा जा चुका है, आप सिर्फ उस पर लाइक कर दीजिए ताकि वो ऊपर रहे। तो जो सवाल आपके रहेंगे उनको कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोज़ में उनके जवाब मैं दे सकूँ, ताकि आप भी, भले ही ये वक्त है, आपको अगर बाहर जाना है अपने काम से या कुछ ऐसी ज़रूरत है, जो भी है,
कारण अलग अलग हो सकते हैं ताकि आप बाहर निकल सकें। एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मुझे अपना कैमरा मिला था, खो गया था एयरपोर्ट पे, कैसे मिला था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा जो व्लॉगिंग जो सारा मेरा सेटअप है उसमें एक नए कैमरे का एडिशन हुआ है। तो जनाब ये है जिसके साथ मैं शूट कर रहा हूँ, ये है कैमरा सोनी का ZV-1 नया व्लॉगिंग कैमरा है। तो ये कैसा है ये तो आपको पता चलेगा मेरी इस सीरीज़ में जिसके साथ मैं इसको शूट करने वाला हूँ, सर्बियन सीरीज़। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैमरा एक्चुअली देखने में कैसा है। ये है सोनी ZV-1 और ये है कैनन Z7X Mark II, बराबर बराबर से हैं, लेकिन ये मेरा पुराना कैमरा है जिससे मैंने कुछ सीरीज़ मैंने शूट की हैं और ये नया एडिशन हुआ है। ये जो कैमरा था ना Z7X Mark II कैनन वाला, इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि इसमें एक्सटर्नल माइक इसमें बाहर वाला माइक आप यूज़ नहीं कर सकते थे, कहीं माउंट करने की भी जगह नहीं थी। दूसरी बात, कोई इसमें जैक नहीं था जहाँ पर आप लगा सको, तो इनबिल्ट माइक्रोफोन के साथ में थोड़ी सी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होती थी। तो वो प्रॉब्लम इस वाले कैमरा ने दूर कर दी है। यहाँ पर मैं अपना जो एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन है वो माउंट कर सकता हूँ। तो मैंने एक एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन मंगाया है, ये है रोड का, क्या नाम है इसका, वो वीडियो, क्या नाम है, डब्बा कहाँ गया, वीडियो माइक्रो नाम भूल गया था। तो ये रोड का वीडियो माइक्रो है, बहुत ही बड़ा है, कैमरे से बड़ा तो ये लगता है कम वक्त। तो एक्चुअली माइक छोटा सा है, ये इसके ऊपर इसका विंड स्क्रीन है जिसको डेड कैट बोलते हैं। तो और दूसरा इसका जो स्क्रीन है वो है ऐसी टिल्ट स्क्रीन। मैं एक काम करता हूँ, इसी कैमरा से मैं ZV-1 के साथ ही मैं सर्बिया वाली सीरीज़ शूट करने वाला हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। और बहुत ऑनेस्ट रिव्यूज़ मैं आपको दूंगा इस वाले कैमरा के बारे में। ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए कितना सूटेबल है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्प आपको ये देख के मिली होगी। इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का, मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है वहाँ पहुँचने का।